हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास की समझ। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की अलग अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। $1 बराबर 65 रुपए के अनुसार 65 रुपए बाजार भाव के अनुसार उसके पास 6,500 रुपए होंगे। परंतु यहाँ हम बाजार भाव का उपयोग नहीं करते हैं। यदि बाजार भाव नहीं लेते तो डॉलर को और रुपए के अनुपात में कैसे निकाला जा सकता है। विभिन्न देशों में सर्वेक्षणों के आंकड़ों के द्वारा पता करते हैं कि $1 के समान मात्रा में कितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। उपरोक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत के किसी सामान के लिए 3,500 रुपए खर्च किए, यानी $1 35 रुपए के बराबर हुआ। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात में की जाती है ताकि क्रय शक्ति अर्थात परचेसिंग पावर पैरिटी बनी रहे। किसी भी देश की मुद्रा जो है अलग अलग होती है, मैंने आपको पिछली बार बताया था। यदि हम उस मुद्रा को भारतीय मुद्रा से तुलना करते हैं तो उसके अनुपात में रुपए में और उस मुद्रा में परिवर्तन मिलता है। यहाँ हम डॉलर देख रहे हैं, अमेरिकी डॉलर देख रहे हैं। अमेरिकी डॉलर जो कि $1 बराबर 65 रुपए पड़ता है। एक व्यक्ति के पास $100 है तो भारतीय मुद्रा के अनुसार उसके पास 6,500 रुपए होते हैं। यदि वह उस $100 से कुछ सामान अमेरिका में खरीदता है तो उसे जितनी वस्तुएं उसमें से खरीदता है, यदि उसी मात्रा में भारत में आकर के सामान खरीदता है तो उसे 3,500 रुपए देने पड़ते हैं। अर्थात $1 की कीमत यहाँ पर 35 रुपए के बराबर होती है। ऐसा करने से लोगों की क्रय शक्ति जो है वह बराबर रखी जा सकती है और आय की तुलना में इसी अनुपात में की जाती है। यदि हम डॉलर के हिसाब से भारतीय मुद्रा के अनुसार दोनों की तुलना करते हैं तो इस प्रकार से हमारे बीच समान आय का वितरण की व्यवस्था या आय की व्यवस्था नहीं बन पाती है। यहाँ इसके आगे हम देखते हैं विभिन्न देशों में आय के अनुपात में तुलना और सार्वजनिक सुविधाएं। यहाँ भारत, आप एक तालिका देख रहे हैं, इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका और चीन है। यह प्रति व्यक्ति आय दिखाई दे रही है आपको। भारत में 5,497 रुपए है, नेपाल में 2,311 रुपए हैं, श्रीलंका में 9,789 रुपए हैं और चीन में 12,547 रुपए हैं। इस प्रकार हम अगर इस देश की तुलना करें तो क्या होगा कि विभिन्न देशों की जो तुलनाएं हैं उसमें हम सार्वजनिक सुविधाएं किस प्रकार खरीद सकते हैं। इस प्रकार की आय से हम देख रहे हैं कि भारत की आय नेपाल की आय भारत से कम है और बाकी सभी देशों की आय जो है चीन के कम है। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर पर दी गई है। तो इस प्रकार की आय जो है हम तुलना करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ सार्वजनिक सुविधाएं देखते हैं। हम अपनी आय से भौतिक वस्तुओं को तो खरीद सकते हैं, परंतु सार्वजनिक सुविधाओं के द्वारा या सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं वह नहीं खरीद सकते हैं। केवल निजी आय से हम अपने बेहतर जीवन के लिए कुछ आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं,
इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे कुपोषण का स्तर कम होता है। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसे रहता है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। 1991 में केवल 64% लोग साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे। सार्वजनिक सुविधाएं, हम अपनी आय से सार्वजनिक सुविधाओं में कुछ भी खरीद नहीं सकते। सार्वजनिक सुविधाएं हम खरीद सकते हैं, पैसों से नहीं खरीद सकते। प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता है, इसे खुद ही बनाना पड़ता है। संक्रामक बीमारियों से हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं? स्वच्छ वातावरण से बनाने से हम संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। क्या संक्रामक बीमारियों को से बचने के लिए हम पैसे का उपयोग कर सकते हैं? नहीं हो सकता। पृथक पृथक सुरक्षा कर्मी एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए या सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हम पृथक पृथक अलग अलग सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं कर सकते हैं, किंतु एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बना करके हम सभी की सुरक्षा का कार्य कर सकते हैं और सभी को सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल, शुद्ध और साफ पानी, पीने के योग्य पानी जो है सभी को उपलब्ध हो सके और से सभी को लाभ और फायदा होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू व्यवस्था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? जिससे कि पीडीएस प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित राशन और मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो, जिससे कि कुपोषण का स्तर कम होगा। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी व्यवस्था को में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे कि कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक चले। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर बहुत कम था। यहाँ 1991 के आंकड़े दिए हुए हैं। 1991 में 64% लोग ही यहाँ पर साक्षर थे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका था, इसलिए यहाँ पर शालाओं का विकास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्यों फिर भी सरकार और जनता दोनों चाहती थी कि यहाँ पर विकास के लिए शिक्षा के विकास के लिए शालाओं की स्थापना की जाए, परंतु यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के कारण यह कार्य संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क तथा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय और पीने के पानी की धीरे धीरे इनकी सुविधाएं बढ़ाने लगी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक और बालिका की शिक्षा पर 1049 रुपये खर्च किए जा रहे थे, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में 2005 रुपये खर्च किए जा रहे थे। इस राज्य की लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहित किया, फलस्वरूप यहाँ पर शिक्षा के व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी हैं।
खुद भी घर के बाहर काम करते हुए बेटियों से बाहर काम कराने की उम्मीद रखती हैं। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी इसी प्रकार शिक्षा के प्रदेश ने इस प्रदेश में काफ़ी बदलाव ला दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 83.98 83.98% तक पहुंच गई थी। अब इस राज्य में का मानव विकास सूचकांक अन्य देशों से काफ़ी बेहतर है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर शिक्षा की कमी थी, फिर भी राज्य सरकार और के पहल से वहाँ पर स्कूल खोले गए और उन्हें स्कूलों में सार्वजनिक सुविधाएं दी गई। कुछ सुविधाएं दी गई जैसे शौचालय है, पीने का पानी, शिक्षक इत्यादि की व्यवस्था कराई गई और यहाँ के लोगों ने अपनी लड़कियों को और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। 2005 में शिक्षा के पर जो खर्च किया जा रहा था बाकी देश में 1000 रुपये से कुछ अधिक, वहीं हिमाचल प्रदेश में 2005 रुपये शिक्षक के लिए खर्च किए जा रहे थे। यहाँ पर इस खर्च के बाद यहाँ की शिक्षा में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 83.98% तक पहुँच गया था। इस प्रकार यदि हम चाहें अपना विकास करना तो उसके लिए हमें ही पहल करनी होगी। यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष के स्कूली बच्चों के शिक्षा पाने वाले छात्र और छात्राओं का प्रतिशत कितना था। छात्राएं जो थी 1993 में 39% लड़कियां ही पढ़ाई कर पाती थी और 2006 में 60% लड़कियां पढ़ रही थी। वहीं लड़के छात्र जो थे 57% थे, जबकि 2006 में 75% बच्चे शाला में पढ़ रहे थे। इस प्रकार के परिवर्तन से राज्य का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी विकास होता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं। इन मापदंडों के आधार पर मानव विकास संकेतकों में हुई प्रगति का जब हम अनुमान लगाते हैं तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर जैसे मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपके यह पाठ समाप्त होता है। इसके आगे कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।